नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये लद्दाख और छठवीं अनुसूची के बारे में बात करता है। क्यों डिमांड की गई है लद्दाख को छठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की, क्या होता है छठवीं अनुसूची में, क्या फायदे होते हैं, इसके सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि एनबीएफसी के संदर्भ में आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क लाया हुआ है कि जिससे हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि एनबीएफसी हमारी इकोनॉमी का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग अब बन गई है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर, तो वो यह है कि करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया निम्न में से कौन है, आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है तुषार मेहता, ऑप्शन बी है रंजीत कुमार, ऑप्शन सी है एडी गिरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर, वो ये है कि छठवीं अनुसूची जो कि हमारे संविधान में दी हुई है ये क्या है और लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल करने की डिमांड क्यों की जा रही है, मांग क्यों की जा रही है। चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है लद्दाख और छठवीं अनुसूची के बारे में। तो बीजेपी की एमपी लद्दाख से जो आते हैं, लद्दाख में बीजेपी के इलेक्टेड एमपी है, इन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट में ये डिमांड करी है कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची जो कि हमारे संविधान में छठवीं अनुसूची दी गई है इसमें शामिल किया जाए। अब अगर छठवीं अनुसूची का महत्व ये हो जाता है कि यहाँ पर सेफगार्ड हो जाता है, छठवीं अनुसूची का फायदा ये होता है कि भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक आइडेंटिटी के स्वरूप में सांस्कृतिक पहचान को बचाव करने के लिए यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन को ये एक सेफगार्ड, ये एक बचाव करने का इससे एक प्रोटेक्शन मिल जाता है अगर छठवीं अनुसूची में उस पर्टिकुलर एरिया को शामिल किया जाए। तो अब बात यहाँ पर ये की गई है कि छठवीं अनुसूची में है क्या, हमारे संविधान में दी गई है। तो हमारे संविधान में छठवीं अनुसूची मिलती है जिसमें बात किया जा रहा है कि ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन डिविजन्स के पास में लेजिस्लेटिव अर्थात विधायिका, जुडिशियल अर्थात कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक ऑटोनॉमी होती है। प्रशासनिक यहाँ पर स्वतंत्रता, स्वायत्ता होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन डिविजन्स के पास में लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पुलिसिंग, इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, माइनिंग, इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी लॉ बनाने का इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है इनको इसका हक मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये वो राज्य है जिनके कई एरिया शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। तो जैसे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक अपने अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के या ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के इलेक्शन समय समय पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लीगल व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर से जब 370 प्रावधान को हटाया गया यहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया और जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो अर्स्टवाइल स्टेट हुआ करता था उससे अलग हटा के लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हुई कि डोमिसाइल पॉलिसी, यहाँ की जो निवासी नीति थी, इसमें बदलाव किया गया कि अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है यहाँ पर और कोई भी आकर भूमि ले सकता है, जो कि पहले केवल जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लद्दाख में भी हुआ करता था, केवल यहाँ के लोग भूमि ले सकते थे। इसके चलते हुए यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर, उसी के साथ लद्दाख में भी महत्वपूर्ण ये एक डर है लोगों के मन में कि यहाँ की इनकी जो भूमि है ये रेस्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं इनके द्वारा ले ली जाएंगी। अब बात यहाँ पर ये की गई है कि इसके अलावा लद्दाख में अगर हम देखें तो दो मुख्य एरिया है, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल में अगर हम देखें तो लेह जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वही कारगिल की अगर बात करें तो यहाँ पे शिया मुस्लिम जो है ये एक डोमिनेंट पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर लद्दाख के द्वारा ये भी डिमांड की गई है कि लद्दाख को स्टेट या तो स्टेटहुड का एक दर्जा दिया जाए, मतलब लद्दाख को स्टेट बना दिया जाए। तो यहाँ पर सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो आते हैं लेह और कारगिल से, इनका महत्वपूर्ण ये एक कंसर्न है कि लैंड, खासकर जो भूमि है और जो रोजगार है, ये लोकल पॉपुलेशन के लिए प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अब
शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो ये खास तौर पे उस टाइम संविधान में इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य थे इनके बचाव के लिए, इनका एक आइडेंटिटी बनी रहे, उसलिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। अब अगर हम बात करें तो मणिपुर और अरुणाचल, ये कुछ ऐसे राज्य है यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि लद्दाख को 6वीं सूची में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 97% जो पॉपुलेशन है ये आती है, ये ट्राइबल्स है। अभी इस आर्ग्यूमेंट का, अगर इस रिकमेंडेशन का अगर काउंटर देखा जाए तो दिया जाता है कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ ट्राइबल्स काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इन्हें 6वीं अनुसूची शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर स्टैंड है होम मिनिस्ट्री का, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के साथ में ऑलरेडी लद्दाख के जो अलग अलग पार्टी, सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री से ये वार्ता कर चुके हैं और इनका साफ कहना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन होने से 6वीं अनुसूची में हम नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि 6वीं अनुसूची जो है ये केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बनी थी। हम आपको 5th शेड्यूल में रख सकते हैं, आपको यहाँ के 5th शेड्यूल में जो भी फायदे दिए गए हैं उन सबका आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो अपने आप में ये कंसर्न बना हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भले ही रूलिंग पार्टी के आते हैं लद्दाख से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने ये डिमांड रखी कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इस मामले में आगे क्या रुख रहती है। अगर जो भी अपडेट आएगा हम आपको समय समय पर करते रहेंगे। तो चलिए अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आरबीआई की नए फ्रेमवर्क की बात करता है एनबीएफसी के संबंध में। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए न्यू फ्रेमवर्क लेकर आए हैं एनबीएफसी के लिए आरबीआई। अब यहाँ पर ये देखने को मिला है पिछले कुछ समय में कि एनबीएफसी की जो हालत है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, इनका एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक बर्डन के रूप में भी देखने को मिली है। अब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि एनबीएफसी जो है वो अपने आप में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन लाई है, खासकर बैड लोन्स और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के संबंध में, जो कि एनबीएफसी में बराबर बना रहना चाहिए, जिससे एनबीएफसी की हेल्थ बरकरार रहे। एनबीएफसी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं इनमें बहुत सारा इक्विटी, बहुत सारा पैसा जो रहता है, बहुत सारा वेल्थ जो रहता है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहता है। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लाए गए हैं, फ्रेमवर्क में बताया गया है कि अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अगर ये एक डेंजर मार्क पे हो, उसके अलावा टायर 1 कैपिटल रेशियो डेंजर मार्क पे हो और नेट एनपीए रेशियो डेंजर मार्क पे हो, तो ये इंडिकेटर्स दर्शाते हैं कि एनबीएफसी एक रेड डेंजर में है, रेड जोन में है। इसके चलते हुए यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो एनबीएफसी को कुछ पैरामीटर्स के चलते हुए यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके अलावा गारंटी पे रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, उसके अलावा इनकी जो ग्रुप कंपनी से अगर ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी भी पेरेंट कंपनी नहीं ले सकती है अगर इनके ये इंडिकेटर रेड फ्लैग देते हैं तो। उसके अलावा शेयर होल्डर्स जो है और जो प्रमोटर्स है इन्हें और इक्विटी और पैसा उस एनबीएफसी में डालना पड़ेगा जिससे वो अपनी हेल्थ इंप्रूव कर पाए। उसके अलावा वो एनबीएफसी अपना ब्रांच एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता है, ऑपरेशन कॉस्ट भी नहीं बढ़ा सकता है, उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ये नहीं एनबीएफसी बढ़ा सकती है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके का कोई बड़ा फ्रॉड या ऐसा कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ना हो, इसके चलते हुए एनबीएफसी अगर डेंजर मार्क में आता है तो सबसे पहले ये अपनी हेल्थ इंप्रूव करे, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करे, तभी यहाँ पर डिविडेंड्स और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ जैसी चीज़ें जो एनबीएफसी है वो कर सकती। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा स्टेप है ये एनबीएफसी के लिए, बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है और पैसों से, वेल्थ से जुड़ी हुई है ये, तो सीधे तौर से लोगों को भी काफ़ी अफेक्ट करता है। एनबीएफसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में एनबीएफसी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम देखें 2020 के अनुसार आरबीआई ने बताया था कि 2020 में हमारी जीडीपी रेशियो में 11.6% कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं एनबीएफसी से आता है। तो बहुत ज़रूरी है
कि यहाँ पर जो सॉल्वेंसी रिस्क है उसे रिड्यूस किया जाए और लिक्विडिटी इश्यूज को भी रिजॉल्व किया जाए, जिससे जो बड़ी बड़ी NBFC है वो कोलैप्स नहीं हो, क्योंकि हमने IL&FS और DHFL जैसे कंपनी को देखा कि ये इनकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होने के कारण पूर्ण रूप से कोलैप्स कर गई, और इनके कोलैप्स करने से कहीं ना कहीं हमारे स्टॉक मार्केट और हमारी इकोनॉमी सभी को बहुत बुरा धक्का लगा था। तो ऐसी चीज़ वापस रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए, इसीलिए RBI न्यू फ्रेमवर्क के साथ आई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।